हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी अपनी आरोह कॉमर्स क्लासेस के अंदर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अब आपका दिसंबर कंप्लीट हो चुका और अब आपका आने वाला है एग्जामिनेशन सीजन। और एग्जामिनेशन सीजन जब आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेहनत है वो बहुत स्ट्रेट और टारगेट बेस होनी चाहिए। मतलब कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मेरा आज का वीडियो सेशंस है, जिसमें मैं बहुत ही वैल्यूबल चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 12th के कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर्स के बारे में। अब अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल भी अभी तक भी नहीं तैयार किया है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पूरा का पूरा जो सीरीज आने वाली है इसको पूरा कंप्लीट देखिए। इसमें हम 1 बाय 1 छोटे छोटे डोज में आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे। और अगर आप मेरे से पूछें कि चैप्टर कैसा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर वेरी इजी है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा या हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास वक्त है। उठाओ कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, अपन इस टॉपिक को कवर करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा आपको इसमें समझा सके और आपको अच्छे से अच्छा इसमें रिजल्ट्स दे सके। यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है या फिर ये कैश फ्लो क्या होता है। तो पहले जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये फ्लो क्या होता है, इसको समझने की कोशिश आप करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, इस सेंटर पॉइंट पे हमारा बिजनेस है। इस बिजनेस में हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं। तो अभी हम केवल ये फोकस करेंगे कि हमारे पास कहां से पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारा जो कैश है वो इनफ्लो कहां से हो रहा है। इनफ्लो का मतलब है अंदर की तरफ बिजनेस में कैसे आ रहा है, और आउटफ्लो क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, उसको समझना जरूरी है। और इनफ्लो और आउटफ्लो केवल और केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कि आपके पास, या अपन बोल सकते हैं अगर यहां पे डेफिनेशन देखें, इट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द फ्लो ऑफ कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट्स। कैश तो है ही है और कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहां पे बात आ जाती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इसको भी हम यहां पे समझ लेते हैं कि यहां पे जो बात हो रही है उस बात में हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। एक तो हमारे पास जो कैश इन हैंड होता है उसको हम इसमें कंसर्न करेंगे। एक जो हमारे पास कैश एट बैंक होता है, मतलब हमारे बैंक में रखा हुआ जो पैसा है उसकी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात हो रही है। मतलब पैसा कहां आ रहा है, इन हो रहा है और आउट हो रहा है। और तीसरा हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म, छोटा, जो छोटे समय के लिए आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको आप समय टाइम आने पर, सही टाइम आने पर आप उसको निकाल देते हैं और कैश आपके पास आ जाता है। तो इस तरीके का जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, उसकी जो हम बात करते हैं, इन तीनों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना इन हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटी में इन हुआ है और किस तरीके से ये आउट हुआ है, मतलब आपके बिजनेस से ये गया है। तो इन सभी एक्टिविटी को स्टेटमेंट पे शो किया जाता है। अब जब स्टेटमेंट में शो किया जाता है तो यहां पे ये जरूरी हो जाता है कि इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल पे थ्रू समझे कि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक कैश आया। मान लेते हैं रवि ने आपको एक कैश दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रवि ने आपको कैश क्यों दिया। तो आपने बोला कि रवि ने कैश हमें इसलिए दिया क्योंकि हमने रवि को कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बेचा था।
तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट उसको बेचा, तो ये कैश आया तो सही, लेकिन वो कौन सा आया, रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि आपका काम ही है कोई चीज ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके थ्रू आपको पैसा मिल रहा है। इसी तरीके से कोई ना कोई जो फ्लो है, जो कैश का फ्लो आपके पास आ रहा है, उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनता है कि उसके अंदर एक्टिविटीज के डिफरेंट नॉर्मली तो 3 एक्टिविटीज को हम आगे डिस्कशन करेंगे। 3 एक्टिविटी में पैसा आएगा और जाएगा, उसको यहां पे आपको शो करना पड़ेगा। तो अभी इस वाले सेशन में अभी तक हमने जो बात करी है वो ये बात करी है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको प्रेजेंट करता है ये स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, 1 बाय 1 हम इन सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब यह है कि आपके पास आपके बिजनेस में, आपके ट्रेड में कैश इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ, लेकिन जो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ वो क्लासिफाइड कर रहा है कि आपने जो पैसा कमाया अपने ऑपरेशन से कमाया, मतलब जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, जो चीजों का, या आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, आप कोई सर्विस बेच रहे हो, उससे जो पैसा आप जनरेट कर रहे हो, उनमें जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो सब किसका पार्ट माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। जैसे आपने सेल किया, आपने परचेज किया, आपने अपने डेटर्स को उधार में कोई गुड्स बेचा था, उनसे आपके पास पैसा आया, फ्लो तो आया, पैसा तो आया, लेकिन आया किससे, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसी तरीके से आपके जो क्रेडिटर्स हैं आपने उनको पेमेंट कर दिया, किसी तरीके का रेंट आपको मिल गया, कमीशन आपको मिल गया, ये सब जो एक्टिविटी जो आपके बिजनेस में रिकरिंग बेसिस पे होती है, रेगुलर बेसिस से होती है, और उसकी एक्टिविटी होने के कारण आपका कैश का जो फ्लो है या तो इन होता है या आउट होता है। इन सबको कंबाइंड करके किस में शो किया जाता है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना जरूरी है कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे अगर कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर आपने अगर कहीं भी कुछ भी फिक्स असेट्स के अंदर, मतलब कि फिक्स्ड असेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कंपनी ने, फर्म ने किसी भी तरह की फिक्स असेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीदा है, उससे पैसा आपके पास से गया है, या आपने सेल किया है तो उससे पैसा आपके पास आया है, या आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट से आपको एक रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। तो यहां पे यही बात होगी कि सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स, अगर आपकी एक्टिविटी फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे खरीदने और बेचने की है और उससे आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो सारी की सारी एक्टिविटी क्लासिफाइड कर दी जाएगी बच्चों कौन सी एक्टिविटी के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अभी तक इससे पहले हमने देखा था वो कौन सा था, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हम ऑपरेशन से रिलेवेंट एक्टिविटी की बात करेंगे, और इन्वेस्टिंग में बात करेंगे अगर आपका फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कोई भी परचेज एंड सेल्स किया है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिलता है, तो वो पार्ट बन जाती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फाइनेंस एक्टिविटी जिसे आप कहते हैं। तो उसमें क्या होता है देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में जो हमारी कैपिटल है, या आप ये बोल सकते हैं जो हमारी कैपिटल के साथ साथ जो हमारी बोरोविंग्स है, हमने हमारी कैपिटल इंट्रो कर रखी है, हमने हमारी कैपिटल 3 लाख कर रखी है, हमने उसमें और इंक्रीज कर दिया, एडिशनल कैपिटल और इंट्रो कर दिया, इससे हमारी कैपिटल की साइज बढ़ गई। इन दिस सेम वे हमने बोरोविंग्स ले रखी थी बैंक से लॉन्ग टर्म्स के लिए,
10 लाख रुपए की, हमने और 5 लाख रुपए के ले लिया, हमने डिबेंचर इशू कर रखे थे। तो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर्स में कोई भी चेंज आता है, उसका जो शेप साइज है वो इंक्रीज होता है या फिर वो डिक्रीज होता है, जो आपकी कैपिटल एंड आपकी बोरोविंग्स पे इफेक्ट करता है, तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होगी वो किसका पार्ट माना जाएगा बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जैसे हमने आपको बोला कि 3 एक्टिविटी आपको कैश फ्लो में बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लासिफाइड होनी चाहिए, जिसमें हम बता देते हैं दोबारा कौन कौन सी। नंबर 1 है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होगी, दूसरी है आपकी इन्वेस्टिंग, और तीसरी हमारे पास होगी हमारी फाइनेंसिंग। मतलब कि आपको इन तीनों एक्टिविटी में ये देखना जरूरी है कि कहां से आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है। जहां से भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसको उठा के उस एक्टिविटी पार्ट में रख देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे देख लेंगे ऑपरेटिंग, मतलब जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम सर्विसेज करते हैं, जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, उससे हमारे पास कोई भी कैसा आ रहा है या जा रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हमारी फिक्स असेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हमने कोई सेल एंड परचेज किया है या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करने से हमको कोई इनकम मिल रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ रहा है, उसकी शेप में फर्क पड़ रहा है, हमने नए शेयर इशू कर दिया, हमने डिबेंचर इशू कर दिए, हमने बोरोविंग्स ले लिया, नए बोरोविंग्स हमने उठा लिए, तो इससे क्या होगा? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, तो हमारी शेप चेंज होने वाली है। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटी होगी वो पार्ट किसका माना जाएगा बच्चों? फाइनेंस एक्टिविटी का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप फर्नीचर बेचते हैं, अब फर्नीचर बेचने से आपको 1 लाख रुपए मिले तो आपके पास कैश इनफ्लो हुआ, लेकिन पार्ट कौन सा माना जाएगा बच्चों? 2 मिनट सोचो, वो पार्ट माना जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसी तरीके से अगर आपके पास एक फर्नीचर, क्योंकि आप बिजनेस फर्नीचर का कर रहे हो, तो मान लेते हैं आपके पास एक मशीनरी है, उस मशीन को आपने बेच दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपने अपनी फिक्स असेट्स को बेच दिया, अब उससे जो इनकम आ रही है वो दिस इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए लगा दिए, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ गया, दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रॉपर वे में समझने के लिए सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि क्या इन ट्रांजैक्शन में कैश फ्लो हुआ है। पहली बात तो क्या पैसा आया गया है, अगर आया गया है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि हम उस एक्टिविटी को ऑपरेटिंग में रखें, इन्वेस्टिंग में रखें या फाइनेंसिंग में रखें। या फिर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो आपके कैश फ्लो पे इफेक्ट ही नहीं करते, आपके कैश फ्लो पे इफेक्ट ही नहीं करेंगे, वो ट्रांजैक्शन भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर उसका इफेक्ट आप नहीं देंगे। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं करने वाले। नो इफेक्ट करने वाला है किस पे? आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, मतलब सीएफएस पे इसका नॉट इफेक्ट आने वाला है। सर क्यों? आप जरा देख लीजिए, अगर आप इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो आपने बोला कि बैंक में आपने डिपॉजिट कराया, एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो जरा याद करो, बैंक एंड कैश खुद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसके इफेक्ट तो नहीं आने वाले, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो उसके इफेक्ट को हम यहाँ पे नहीं देंगे। इसी तरीके से कैश विड्रॉल है, उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा। परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो हमने बोला था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो वो भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करने वाला। इस टाइप की कितनी भी एंट्री होगी। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो ट्रांजैक्शन ही उधार का है, तो कैश का मूवमेंट होने वाला नहीं है, ना तो इनफ्लो होने वाला है ना आउटफ्लो होने वाला है। इसी तरह इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करती है, आपको पता है वो अपने रिजर्व में से इशू करती है, किसी भी तरह का कैश जनरेट नहीं करती है, तो बोनस शेयर्स का इफेक्ट भी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आने वाला। इसी तरीके से आपके डिबेंचर को आप कन्वर्ट करते हो, तो कन्वर्ट करने में किसी तरीके का कैश का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ जो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कशन किए, ये ट्रांजेक्शन कहीं भी जाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं करने वाले, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाहर का पार्ट होते हैं।
तो यहाँ पे एक छोटे से सेशंस में मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन लिया जाता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट माने जाते हैं। उसके बाद हमने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताया, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद हमने बात करी फाइनेंस एक्टिविटी, और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज जो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं इफेक्ट करने वाला है, उन सब के बारे में इस सेशंस में हमने आपको कवर कर लिया।